सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सुमन BNP पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं कक्षा 6 का साइंस सब्जेक्ट से लगभग 50% चैप्टर्स का NCERT बुक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूं। इसलिए साथियों, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। इसमें अधिकतर प्रश्न आपका बहुत इजी ही आपको मिलेगा। इससे कहीं एक दो प्रश्न पूछ दे, इस कारण से मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। जहाँ तक हम लोग का सिलेबस में साइंस का 8 क्लास तक का ही साइंस पूछे जाने की संभावना है साथियों। तो चलिए, मैं बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। आप देखिए, क्वेश्चन है इनमें पालतू पशु कौन सा है। तो साथियों, आपको पता ही होगा कि ये बकरी पालतू है। इनमें कौन सा भोजन हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो साथियों, बाकी सभी पौधे से, लेकिन अंडे हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। साथियों, थोड़ा लंबा वीडियो है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन का सिर्फ आंसर कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, इनमें कौन मांसाहारी जंतु है। साथियों, आप दिखाई पड़ रहा बाघ है। इनमें कौन शाकाहारी जंतु है। साथियों, शेर, कौवा, मनुष्य। तो लगता है ये हिरन ही होगा। हिरन आपका शाकाहारी जंतु है साथियों, जो शाक खाती है। मधुमक्खियाँ फूलों से एकत्रित करती है। साथियों, क्या एकत्रित करती है। तो आप जानते होंगे मकरंद एकत्रित करती है, जिसको हम मीठा रस भी कहते हैं। तो साथियों, ये मीठा रस को एकत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टा एक जंतु है। तो साथियों, ये तिलचट्टा आप जानते होंगे, ये सर्वाहारी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं, ये फल होगा। बादाम खाने योग्य भाग क्या है। तो साथियों, ये आपका बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आलू में उपस्थित होता है। तो आप जानते ही होंगे, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अर्थात मंड पाया जाता है। घेघा रोग किसकी कमी से होती है। तो आप सभी जानते होंगे, ये आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो रुक्षांश आप जानते होंगे, ये आपका ताज़ा फल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल के कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थों का रंग बदल जाता है। तो आप तो जानते ही होंगे, टिंचर मैंने इसका कार्बोहाइड्रेट के दौरान मैंने का परीक्षण करने के दौरान टिंचर आयोडीन का यदि बूंद उसमें मिलावें तो इसका रंग काला या नीला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं, ऊर्जा का प्रमुख सबसे बड़ा उत्पाद क्या हो जाएगा ऊर्जा का। तो आपको कार्बोहाइड्रेट होगा। साथियों, ये कार्बोहाइड्रेट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा शरीर वर्धक भोजन कहलाता है, शरीर को बढ़ाने वाला। तो आप सभी जानते होंगे, ये प्रोटीन शरीर वर्धक होता है, जो शरीर के विकास की लंबाई को बढ़ाता है। इनमें किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग रिकेटस होता है। साथियों, आप जानते ही होंगे, रिकेटस जो है विटामिन D की कमी से होती है। विटामिन C बहुतायत में पाया जाता है। तो आप जानते ही होंगे, विटामिन C आपका नींबू या पकाया आम में भी पाया जा सकता है। तो साथियों, आप इसमें बहुत ज़्यादा उत्तर जो सही है वो नींबू आपको मारना चाहिए। निम्नलिखित में किस पदार्थ में मंड अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें आलू हो जाएगा साथियों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का पीला भाग में क्या पाया जाता है। साथियों, अंडे का पीला भाग में आपका वसा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुओं में प्रोटीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है। तो क्वाशियोर कोर होता है साथियों, ये सबसे ज़्यादा बच्चों में होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग आपका जानते ही होंगे, ये आपका हो गया घेघा
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका मोटापे का कारण क्या है। तो मोटापे का कारण आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका वसा हो जाएगा साथियों। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, तो ये अतिसार हो जाएगा। दूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी नहीं होती है, तो साथियों ये दूषित भोजन खाने से मलेरिया आपको नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। तो साथियों आप क्या कहिएगा इसको, ये प्राकृतिक तंतु कहिएगा। मानव निर्मित तंतु आपको दिखाई पड़ रहा, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक जो है ये सभी हो जाएगा। बिहार में जूट अधिक उगाया जाता है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार लगभग लगता है सभी जगह ना आपको लिखना चाहिए, यानी कटिहार, मधेपुरा, सरसा, ये चारों हो जाएगा। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों, तो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को बुनाई, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहिएगा, कताई, बुनाई, धुनाई, यानी कताई हो जाएगा साथियों। धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं, तो धागे से वस्त्र बनाने की विधि को बुनाई एवं बंधाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तंतु से ही है, कौन प्राकृतिक तंतु है, आप देख सकते हैं। तो ये रेशम, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर ये तीनों मानव निर्मित है। ये रेशम आपका प्राकृतिक है। कौन मानव निर्मित तंतु है, तो आप देख सकते हैं जूट, ऊन और रेशम जो है ये आपका प्राकृतिक है, जबकि नायलॉन आपका मानव निर्मित है। कौन पादप तंतु है, पादप तंतु यानी पौधों से प्राप्त होने वाला तंतु यानी कपास है। रुई और जूट जैसे तंतु प्राप्त होते हैं साथियों। रुई और जूट जो है आपका कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये पादप से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंतुओं से धागा बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो साथियों तंतुओं से धागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धागों की बुनाई और बंधाई से बनता है, धागों से बुनाई और बंधाई से आपका वस्त्र बनता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कोमल पदार्थ, कौन सा है इसमें कोमल पदार्थ, आप देख सकते हैं इसमें आपका साबुन ही कोमल पदार्थ है। पदार्थ में चमक नहीं होती है, तो किस में चमक नहीं होती है, तो आप देख सकते हैं ये धातु सभी में चमक होती है, लकड़ी में चमक नहीं होती है। कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है, तो साथियों ये आपका क्या होगा, तेल हो जाएगा, ओनली तेल बोल सकते हैं, बाकी सभी अलग अलग तेल है। उसके बाद फिर 4 नंबर में है वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ यानी घुलने वाली पदार्थ, घुल पदार्थ की मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं साथियों, इसको हम यानी और घुल्य पदार्थ उसमें नहीं घोला जा सकता है, तो इसको संतृप्त घोल कहते हैं। और असंतृप्त घोल में घुलने की मात्रा और भी घुलने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे पदार्थ जिनसे होकर बहुत चीज़ें अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई पड़ती है, तो साथ ही इसको पारभाषक या अर्ध पारदर्शक यानी ऑप्शन नंबर गोवा का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि वे पदार्थ पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उसको क्या कहिएगा आप, तो वो क्या होगा, घुलनशील हो जाएगा। घुलनशील जो घुलता है उसको घुलनशील कहिए। पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो आप वाष्पीकरण, चुनना, छानना ये सभी क्रिया हो जाएगी। पदार्थों का वर्गीकरण करने का ये विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल में अघुलनशील एवं जल के भारी कण बर्तन के पंदे में जम जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो साथियों इसको हम थिराना कहते हैं, और जब थिरा करके उसको निकालते हैं तो उसको हम निथारना कहते हैं। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थिराने के बाद जमे हुए पदार्थों से जल अथवा अन्य द्रव को अलग जब करते हैं तो इसको तो हम बता ही दिया, निथारना कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी, तो साथियों ये जब कम मात्रा में हो तो इसको क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इसको अलग किया जाता है। साथियों क्रोमेटोग्राफी के द्वारा स्याही से भी रंगों को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थों को अलग करने की विधि नहीं है, तो आप देख रहे हैं चुनना, छानना, चालना, जोड़ना, तो जोड़ना आपका विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों
कि कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील है। तो आप देख सकते हैं लोह कण घुलनशील नहीं है। चौक, सोडा, मृदा क्या होगा बताइए आप। यानी ये आपका सोडा ही होगा जो जल में घुलनशील होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 नंबर में देखिए, तेल और जल के मिश्रण से अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि से अलग किया जा सकता है। तो साथियों ये आपका क्या हो जाएगा, तेल और जल के मिश्रण को कैसे अलग कीजिएगा। तो इसमें छानना नहीं होगा, आसवन नहीं होगा, निथारना तिराना नहीं होगा, क्योंकि जल से तो आपका बचता है रवाकरण। तो रवाकरण विधि, हालांकि इसको भी जो है क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इसको अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तीन का हमको लगता है रवाकरण तो गलत विधि है, रवाकरण नहीं होना चाहिए, ये थिराना या निथारना ही मारिए। कहे कि रवाकरण विधि अलग होता है, उसमें कणों का छोटा छोटा रूप करके उसको अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल से नमक प्राप्त करते हैं किस तरह से। तो वाष्पन के द्वारा। निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है। साथियों ये मिश्रण आपका चीनी मिश्रण नहीं है, चीनी यौगिक है। और आपका देखते हैं नमक, पीतल, वायु ये सभी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसाना किसका उदाहरण है। तो ओसाना आप जानते ही होंगे, ओसाना जो है ये भूसी से दानों को अलग करने की विधि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बर्फ के टुकड़ा को दबाने का अनुभव होता है। तो कैसा अनुभव होता है, यानी बर्फ़ के टुकड़े को दबाने पर कैसा, कड़ा, मुलायम, रुखड़ा, पारदर्शक, कैसा अनुभव होता है। तो साथियों ये आपका कड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा को उबालने पर इसके अंदर द्रव पदार्थ परिवर्तित हो जाता है किसमें परिवर्तित, तो ये ठोस में परिवर्तित हो जाता है। दूध से दही जमना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है। तो साथियों ये दूध से दही जमना तो ये रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन इसमें ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं पड़ा, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा। साथियों रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें नए पदार्थ बनते हैं। साथियों ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ बनता है। तो आप इसमें जैसे कि नए पदार्थ पिघलना, जमना, घुलना, इसमें नए पदार्थ नहीं, लेकिन जलने से नया पदार्थ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। तो साथियों आपको इसमें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं खोजना है। तो आम का पकना, दूध से दही बनना, जलवाष्प का संघनन, ये आपका अनुत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है, बाकी सभी आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्क्रमणीय परिवर्तन, इसको भौतिक परिवर्तन भी हम कह सकते हैं साथियों। तो ये आपका कपड़ों का भीगना, बाकी देख लीजिए ये अनुत्क्रमणीय यानी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। फिर से देखिए, जल का वाष्पन, लोहे का पिघलना, जल का जमना, केरोसिन का जलना। तो साथियों ये केरोसिन का जमना जो है उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं होकर के ये क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। साथियों ये क्या कहलाता है, ऐसा बात नहीं है, यानी होने वाला पदार्थ कौन है। तो आप जानते ही होंगे, ये आपका नौसादर होगा, नौसादर हुआ, कपूर होगा, ये सब जो है ना डायरेक्ट आपका ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, जिसको सब्लिमेशन मेथड कहते हैं, इसके द्वारा जो है गैस को सीधे यानी ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झकड़ा जड़ पाई जाती है। साथियों ये झकड़ा जड़ किस में पाई जाएगी, तो आपका ये घास हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। तो जालिका रूपी सिरा विन्यास जो है आपका आम में पाया जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर सिरा विन्यास, जालिका रूपी सिरा विन्यास तो आप समझ गए आम में कैसा जड़ होता है। समांतर सिरा विन्यास जो है ये आपका केला वगैरह में पाया जाता है। इसको जिस तरह केला का जड़ होता है उस सिरा विन्यास कहलाता है साथियों, समांतर सिरा विन्यास कहलाता है। वृक्ष किसका उदाहरण है, वृक्ष कौन सा है। तो आप देख ही रहे हैं, वृक्ष जो है आपका आम हो गया।
नहीं, किसी पौधे की डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है, जैसे पत्ती को क्या कहते हैं? तो साथियों ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये एकल पत्ती कहलाएगा, जो एक ही पत्ती निकलती है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण का क्रिया नहीं होता है। साथियों ये परागण की क्रिया जैसे मनुष्यों द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा। तो आप देखिए मनुष्य के द्वारा परागण क्रिया होती है? तो नहीं होगी। तो ये आपका आंसर मनुष्य ही होगा। फूल के डंडल को हम क्या कहते हैं? तो फूल के डंडल को क्या कहते हैं? विरिंत कहते हैं। पराग कोष में परागकण होते हैं, कितने होते हैं? साथियों इसका तो गिनती नहीं होना चाहिए। पराग कोष में परागकणों की संख्या अनगिनत होती है, यानी असंख्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके फूल दिखाई नहीं देते हैं। किनके फूल दिखाई नहीं देते हैं? तो आप समझ सकते हैं ये गुल्लड़ का फल के भीतर में फूल होता है। इनमें किनके फूल दिखाई देते हैं? साथियों ये आप देख लीजिए, यानी पीपल, बरगद, गुल्लड़ यानी तुलसी के फूल दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पत्ती के डंडल पर स्थित हरा चपटा भाग को हम क्या कहते हैं? साथियों ये पर्णफलक कहा जाता है, यानी पत्ती के डंडल पर जो हरा चपटा भाग निकलता है उसको पर्णफलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का नर जननांग। तो आप जानते ही होंगे ये पुंकेसर होता है साथियों, पुंकेसर हो जाता है। 8 नंबर में, पुष्प के डंडल के सिरे पर चपटा जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? आपको अभी तुरंत बताए थे, ये पर्णफलक कहलाता है, या इसको आप क्या कह सकते हैं, यानी पुष्पासन। इसी को पर्णफलक या पुष्पासन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का सबसे भीतरी भाग को हम क्या कहते हैं? साथियों फूल के सबसे भीतरी भाग को हम जायांग कहते हैं, जहाँ पर बीजांड का निर्माण होता है साथियों, जायांग, जिसको अंग्रेजी में कैलिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का मादा जनन अंग। फूल का मादा जनन अंग आप तो जानते ही होंगे, ये स्त्री के सर है। स्त्री गलत, मादा जनन अंग न है तो ये जायांग ही होगा। जिस प्रकार से गर्भाशय होता है उसी प्रकार से ये अंडाशय यानी जायांग, जिसको कैलिक्स कहते हैं साथियों। और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो आप बताइए, यानी यह इसको क्या कहिएगा आप? यानी संधि या जोड़ कहा जा सकता है, यानी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है आपका शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो आप जानते होंगे, कंकाल तंत्र कहलाता है। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि क्या होती है साथियों? तो ये आपका क्या होगा? अचल संधि कहलाएगा, यानी ऊपरी जबड़े और खोपड़ी की संधि अचल संधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर में, कि किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है? तो साथियों ये आपका पक्षी का हो जाएगा, खोखली होती है लेकिन मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव मिट्टी खाता है? तो साथियों ये केचुआ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोहनी में होता है। तो कोहनी में क्या होता है? साथियों ये आपका क्या हो जाएगा? ये कब्जा संधि कहिए आपको। सूख यानी बाल जैसे आकृति पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? तो ये केचुआ में पाया जाता है। खोपड़ी की कुल कितनी अस्थियां होती है? तो आपको ये पता ही होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। यानी खोपड़ी में कुल कितना 21 हड्डियाँ होती है साथियों। खोपड़ी में कुल 21 हड्डियाँ होती है। 21 कहीं 22 भी हम पढ़े हैं साथियों, अब देख लीजिएगा, यहाँ पर नंबर का मिसिंग है। क्लास 4 में, क्लास 6 का साइंस का बुक में है दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं जी? तो साथियों मेरुदंड में जो अस्थियाँ होती है वह कुल 33 होती है, जिसको हम लोग कशेरुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको धुराग्र संधि कहते हैं साथियों, धुराग्र संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसके पैर नहीं होते हैं साथियों? किसके पैर नहीं होते हैं? तो आप देख सकते हैं, मेढक, तिलचट्टा, सर्प, पक्षी। आप अंदाज लगाइए। तो सर्प के पैर नहीं होते हैं। घोंघा में गति होती है। घोंघा में कैसी गति होती है साथियों? घोंघा में आपका यानी हो जाएगा कैसा,
सूक से संधि युक्त पैर, पंग से, पेशीय पाद से, ये पेशीय पाद से हो जाएगा साथियों। अब है हमारे कंकाल तंत्र के कशेरुक एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाते हैं। तो साथियों ये मेरुदंड बनाता है। कंकाल तंत्र से कशेरुक एक दूसरे से जुड़कर मेरुदंड बनाते हैं। मेरुरज्जु तो उसके अंदर के भाग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के भीतर का कठोर ढांचा किससे बनता है। तो हमारे शरीर के भीतर का कठोर ढांचा, तो साथियों ये आपका कंकाल तंत्र से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी खोपड़ी तथा गले की अस्थि के बीच की संधि क्या कहलाती है। तभी तुरंत बताए थे, ये आपका हो जाएगा धुराग्र संधि। और भी क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग के सहायता के कारण ही हम, यानी आप लोग के कमेंट्स के कारण ही हम वीडियो बना पा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।